Good morning, students. Welcome to Pole Science class. Today we are going to start our first topic, challenge of building democracy. Your second chapter is era of one-party dominance. Era means time period. Dominance means impact, effect, monopoly. So let us start our first topic. Challenge of building democracy. Building means establishment, means लोकतंत्र को स्थापित करने की चुनौती. You now have an idea of the difficult circumstances in which independent India was born. अब आपको पता लग चुका है किस डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस में, परिस्थितियों में स्वतंत्र भारत का जन्म हुआ था. You have read about the serious challenges of nation building that confronted the country right in the beginning. Confronted means faced. और आपको उस चैलेंज की चुनौती के बारे में पता है कौन सी, राष्ट्र निर्माण की, जिसे भारत ने शुरुआत में फेस किया था. एंड फेस्ड विद सच सीरियस चैलेंजेस, लीडर्स इन मैनी अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड डिसाइडेड दैट देयर कंट्री कुडंट अफोर्ड टू हैव डेमोक्रेसी. इन सीरियस चैलेंजेस को फेस करने के बाद, इनको देखने के बाद, जो अदर कंट्रीज़ के लीडर थे उन्होंने डिसाइड किया कि हमारे देश में हम लोकतंत्र को अफोर्ड नहीं कर सकते, सेटअप नहीं कर सकते. दे सेड दैट, उन्होंने कहा कि नेशनल यूनिटी वाज देयर फर्स्ट प्रायोरिटी, कि जो राष्ट्रीय एकता है वो उनकी पहली प्राथमिकता है. एंड दैट डेमोक्रेसी विल रिड्यूस डिफरेंसेस एंड कन्फ्लिक्ट. लेकिन जो डेमोक्रेसी है ये क्या इंट्रोड्यूस कर देगी, ये डिफरेंसेस, डिस्क्रिमिनेशन, कन्फ्लिक्ट्स मीन्स स्ट्रगल, इसको इंट्रोड्यूस करेगी, इसकी शुरुआत कर देगी देश के अंदर. सो देयर फॉर मैनी ऑफ द कंट्रीज दैट गेन्ड फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियलिज्म एक्सपीरियंस नॉन डेमोक्रेटिक रूल. अब कई देश अब जिन्होंने अभी आज़ादी ली थी दूसरे देशों से, जो किसी के गुलाम थे पहले, वहाँ पे अलोकतांत्रिक सरकारें बन गई. इट टुक वेरियस फॉर्म्स. इसके कई फॉर्म होते हैं, कई रूप होते हैं लोकतंत्र के भी. कहता है नॉमिनल डेमोक्रेसी, जहाँ पर लिटिल बिट डेमोक्रेसी हो बट द इफेक्टिव कंट्रोल मीन्स होल एक्टिविटी वाज कंट्रोल्ड बाय वन लीडर. जहाँ पे लिटिल बिट डेमोक्रेसी और सारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो सारा एक व्यक्ति, जो सारी ताकत है, सारी शक्तियाँ हैं वो एक व्यक्ति के हाथ में होती हैं, एक लीडर के हाथ में होती है. एंड वन पार्टी रूल और डायरेक्ट आर्मी रूल. यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान. एंड नाउ नॉन डेमोक्रेटिक रिजाइम ऑलवेज स्टार्टेड. जो अलोकतांत्रिक जो सरकारें होती है वो हमेशा इस तरीके से बनती हैं विद ए प्रॉमिस, इस वायदे के साथ, ऑफ रिस्टोरिंग डेमोक्रेसी वेरी सून, कि बहुत जल्दी पूर्ण रूप से लोकतंत्र स्थापित कर दिया जाएगा. बट वंस दे इस्टेब्लिश देमसेल्फ, जैसे अपने आप को वो स्थापित करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं, इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू डिसलोज दैम. डिसलोज मीन्स रूट आउट, चेंज. तो बाद में उनको चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता था. सो द कंडीशन इन इंडिया वर नॉट वेरी डिफरेंट. सो भारत के अंदर जो स्थितियाँ थी, परिस्थिति ज़्यादा अलग नहीं थी. बट द लीडर्स ऑफ द न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया डिसाइडेड टू टेक द मोर डिफ़िकल्ट पाथ. लेकिन भारत के जो लीडर थे उन्होंने डिसाइड किया था कि वो डिफ़िकल्ट रास्ते को ही चुनेंगे. सो एनी अदर पाथ वुड हैव बीन सरप्राइजिंग. अगर वो किसी और रास्ते को चुनते हैं देन इट वॉज सरप्राइजेबल थिंग फॉर एवरीवन. And for our leaders, freedom struggle was deeply committed to the idea of democracy. हमारा जो freedom struggle था वो टोटली कमिटेड था एक ही विचार के प्रति, वो क्या था, लोकतंत्र. सो आवर लीडर्स वर कॉन्शियस मीन्स अवेयर ऑफ द क्रिटिकल रोल ऑफ पॉलिटिक्स इन एनी डेमोक्रेसी. हमारे जो लीडर्स थे वो अवेयर थे कि कौन से क्रिटिकल रोल प्ले कर सकती है पॉलिटिक्स. अगर कहीं पे लोकतंत्र स्थापित किया जाता है तो कौन कौन सी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को फेस किया जा सकता है. सो दे डिड नॉट सी पॉलिटिक्स एज ए प्रॉब्लम, but our leaders were very strong. They didn't consider it a problem. In spite of this, they consider it a solution of all problems. हमारे जो नेता थे वो पॉलिटिक्स को एक समस्या नहीं समझते थे, बल्कि पॉलिटिक्स को हर समस्या का समाधान मानते थे. So every society needs to decide how it will govern and regulate itself. कि हर एक सोसाइटी को जानने की आवश्यकता होती है, निश्चित करना जरूरी होता है कि
कि वहाँ पे कौन सी सरकार चलेगी और कैसे उस पर नियंत्रण किया जाएगा, कैसे सरकार को चलाया जाएगा। एंड देयर आर मैनी डिफरेंट पॉलिसीज अल्टरनेटिव्स टू चूज़ फ्रॉम एंड देयर आर डिफरेंट ग्रुप्स विद डिफरेंट एंड कन्फ्लिक्टिंग एस्पिरेशन। या कई ग्रुप्स भी होते हैं जो जिनके डिफरेंट और कन्फ्लिक्टिंग एक्सप्रेशंस होती है, मीन्स एक्सपेक्टेशन अलग अलग होती है सभी की। सो हाउ डू वी रिजॉल्व दीज डिफरेंसेस, हम इन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इज़ एन आंसर टू दिस क्वेश्चन, डेमोक्रेटिक जो पॉलिटिक्स है वो इसका आंसर है। सो वाइल कंपटीशन एंड पावर आर टू द मोस्ट विजिबल थिंग्स अबाउट पॉलिटिक्स, द पर्पज ऑफ पॉलिटिक्स एक्टिविटी is and should be deciding and pursuing public interest and the purpose of politics political activity, जो political activities है इनका एम क्या होता है, पर्पज़ क्या होता है, it should be deciding and pursuing public interest, मतलब लोगों के जो हित हैं उसकी देखरेख करना। and this is the route our leaders decided to take, और ये रास्ता हमारे लीडर्स ने एक्सेप्ट किया था। लास्ट ईयर यू स्टडीड हाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड, आप लास्ट ईयर पढ़ा किस तरीके से हमारा संविधान तैयार किया गया था। एंड यू वुड रिमेंबर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949, संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था, तैयार किया गया था। साइन ऑन 24 जैन 1915, 24 जनवरी 1950 को उस पर सिग्नेचर हुए थे, हस्ताक्षर किए गए थे। एंड इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जैन 1950, 26 जनवरी 1950 को इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। And at that time the country was being ruled by an interim government and it was now necessary, जरूरी था to install the first democratically elected government, कि पहली देश में लोकतंत्र सरकार स्थापित हो of the country, and the constitution had laid down the rules, संविधान ने कुछ नियम बनाए थे। and now the machine had to be put in place, and initially it was thought that this was only a matter of a few months, स्टार्टिंग में तो ये लगा कि ये कुछ महीनों का ही मामला है, कुछ महीनों से कुछ बंद हो जाएगा। लेकिन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो सेटअप इन 1950, जनवरी 1950 में भारत का चुनाव आयोग मतलब इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई। एंड द सुकुमार सेन बिकेम द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर, और सुकुमार सेन प्रथम चुनाव आयुक्त बने थे। But the election commission discovered that it was not going to be easy to hold a free and fair election in the country of India size, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने पाया कि भारत जैसे बड़ी आकृति वाले देश के अंदर एक निष्पक्ष और आज़ाद चुनाव करवाना इतना आसान नहीं है। सो होल्डिंग एन इलेक्शन रिक्वायर्ड delimitation of drawing the boundaries of the इलेक्ट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसी। सो सबसे पहले काम क्या था कि जो चुनाव के जो क्षेत्र है उनका मूल्यांकन करना जरूरी था। एंड आफ्टर दैट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड प्रिपेयरिंग द इलेक्ट्रल रोल्स, द लिस्ट ऑफ ऑल सिटीजन्स एलिजिबल टू वोट, और सभी सिटीजन्स की लिस्ट बनाना जो वोट देने के अधिकारी हैं। सो both these tasks took a lot of time, दोनों काम में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। एंड when the first draft of the roll was published, जब पहली लिस्ट तैयार की गई, it was discovered that ये पाया गया कि the names of nearly 40 lakh women were not recorded in the list, कि 40 लाख औरतों के नाम प्रॉपर लिस्ट में नहीं हैं। they were simply listed as wife of or daughter of, सिर्फ ये लिखा हुआ था कि इसकी पत्नी इसकी लड़की, बस और कुछ नहीं लिखा हुआ था। सो इलेक्शन कमीशन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दिस एंट्रीज and order to revision if possible and deletion if necessary। तो इलेक्शन कमीशन ने इसको रिफ्यूज़ कर दिया, एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ करेक्शन की जानी चाहिए और पॉसिबल उसको अगर डिलीशन अगर आवश्यक नहीं है तो इसको काट दिया जाए। सो प्रिपेयरिंग फॉर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन वॉज अ मैमथ एक्सरसाइज, मैमथ मीन्स बिग टास्क, बहुत बड़े टास्क था ये, इस तरीके से प्रिपेयर करना, तैयारी करना फर्स्ट इलेक्शन के लिए। सो नो इलेक्शन ऑन द स्केल हैड एवर बीन कंडक्टेड इन द वर्ल्ड बिफोर, अब तक पूरे संसार में इतने बड़े लेवल पे ऐसा चुनाव कभी भी नहीं किया गया था। सो एंड एट दैट टाइम देयर वर 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स, 17 करोड़ योग्य उम्मीदवार थे जो वोट दे सकते थे, जो वोट देने के अधिकारी थे। एंड हु हैड टू इलेक्ट अबाउट 3,200 MLA, जिन्होंने 3200 MLAs का चुनाव किया था, और 489 मेंबर्स ऑफ लोकसभा और 489 MPs का चुनाव किया था।
एंड ओनली 15% ऑफ दीज एलिजिबल वोटर्स वर लिटरेट। सिर्फ 15% पढ़े लिखे थे। एंड देयरफॉर द इलेक्शन कमीशन हैड टू थिंक ऑफ सम स्पेशल मेथड ऑफ वोटिंग। तो इलेक्शन कमीशन ने एक विशेष मेथड निकाला जिससे वोटिंग करवाई जा सके। द इलेक्शन कमीशन ट्रेंड ओवर 3 लाख ऑफिसर्स, 3 लाख ऑफिसर्स को ट्रेंड किया गया, पोलिंग स्टाफ टू कंडक्ट द इलेक्शन, इस इलेक्शन को करवाने के लिए। इट वॉज नॉट जस्ट द साइज ऑफ द कंट्री एंड द इलेक्टोरेट दैट मेड दिस इलेक्शन अनयूजुअल। ये सिर्फ कंट्री का साइज़ या ज़्यादा भीड़ नहीं थी जिसने इस इलेक्शन को एक असामान्य सा बना दिया था। द फर्स्ट जनरल इलेक्शन वॉज ऑल्सो द फर्स्ट बिग टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी इन ए पुअर एंड इलिटरेट कंट्री। क्योंकि ये डेमोक्रेसी का एक टेस्ट था, मतलब उस देश में डेमोक्रेसी सेटअप करने की बात की जा रही थी जहाँ पे अधिकतर लोग क्या है, अधिकतर लोग अनपढ़ थे और गरीब थे। सो टिल देन डेमोक्रेसी हैड एग्जिस्टेड ओनली इन द प्रॉस्परस कंट्रीज़। अब तक जो डेमोक्रेसी थी सिर्फ एक डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर थी, मेनली इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, वेयर नियरली एवरीवन वॉज लिटरेट, जहाँ पे हर आदमी पढ़ा लिखा था। एंड बाय दैट टाइम मैनी कंट्रीज़ इन यूरोप हैड नॉट गिवन वोटिंग राइट टू ऑल वीमेन। तब तक यूरोप के लगभग देशों ने किसी भी औरत को वोट देने का अधिकार नहीं दिया था। इन दिस कंटेक्स्ट, इस संदर्भ में इंडियाज एक्सपेरिमेंट विद यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, भारत ने जो सार्वभौमिक मताधिकार का जो नियम बनाया था, जिसकी शुरुआत की थी, अपेयर टू बी बोल्ड एंड रिस्की, थोड़ा रिस्की लग रहा था। सो एन इंडियन एडिटर कॉल्ड इट द बिगेस्ट गैम्बल इन द हिस्ट्री। एक भारतीय संपादक ने क्या लिखा कि ये इतिहास का सबसे बड़ा जुआ था। एंड ऑर्गेनाइजर ए मैगजीन wrote that Jawaharlal Nehru would live to confess the failure of universal adult franchise in India। और एक ने ये भी लिखा कि नेहरू अपने जीवित रहते हुए यह देख लेंगे और पछताएंगे कि भारत में सार्वभौमिक मताधिकार किस तरीके से असफल रहा। मतलब जो पॉलिसी थी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, इट वाज टोटली फेल्योर। बट अ ब्रिटिश मेंबर ऑफ द सिविल सर्विस क्लेम्ड दैट, उसने भी दावा किया, एक ब्रिटिश मेंबर ने क्या कहा कि फ्यूचर, भविष्य और मोर इनलाइटेंड एज, जो स्कॉलर्स का जो टाइम पीरियड था, विल व्यू, वो भी देखेंगे कि विद एस्टोनिशमेंट द एब्सर्ड फार्स, कि बेतुका सा नौटंकी है ये, ऑफ रिकॉर्डिंग द वोट्स ऑफ मिलियंस ऑफ इलिटरेट पीपल, कि लाखों अनपढ़ लोग के मतदान के नौटंकी को देखेंगे कि जहाँ पे लोकतंत्र स्थापित किया जाएगा। सो द इलेक्शन हैड टू बी पोस्टपोन ट्वाइस, 2 बार इलेक्शन पोस्टपोन हुए, फाइनली हेल्ड फ्रॉम अक्टूबर 1951 टू Feb 1952। अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 तक के इलेक्शन हुए। एंड बट दिस इलेक्शन इज़ रेफर टू एज द 1952 इलेक्शन, लेकिन इससे 1952 के इलेक्शंस के नाम से ही जाना जाता है। सिंस मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री वोटेड इन जैन 1952, अधिकतर देश के अधिकतर हिस्सों में जो वोटिंग हुई थी वो जनवरी 52 में ही हुई थी। सो इट टुक 6 months फॉर द कैंपिंग एंड पोलिंग एंड काउंटिंग टू बी कम्प्लीटेड। 6 महीने लगे सब कुछ, सारा काम कंप्लीट होने में। एंड इलेक्शंस वर कम्पिटेटिव, बहुत ज़्यादा कंपटीशन वाले थे। देयर वर ऑन एवरेज मोर देन 4 कैंडिडेट्स फॉर ईच शीट, प्रत्येक शीट पर 4 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे। द लेवल ऑफ द पार्टिसिपेशन वॉज इनकरेजिंग एंड मोर देन हाफ द एलिजिबल वोटर्स टर्नड आउट टू वोट ऑन द डे ऑफ इलेक्शन। अधिकतर कैंडिडेट ने तो वोट इलेक्शन वाले दिन ही डाला था। व्हेन द रिजल्ट वॉज डिक्लेयर्ड दीज वर एक्सेप्टेड एज फेयर इवन बाय द लूजर्स। जो लोग हार गए थे, जो कैंडिडेट हार गए थे, उन्होंने भी इस रिजल्ट को एक निष्पक्ष परिणाम के रूप में स्वीकार किया। दैन द इंडियन एक्सपेरिमेंट हैड प्रूव्ड द क्रिटिक रॉन्ग। तो इंडियन एक्सपेरिमेंट ने सभी आलोचकों को रॉन्ग प्रूफ किया। एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया हेल्ड दैट द पोल्स हैव कंफाउंडेड ऑल दोज skeptics who thought the introduction of adult franchise too risky an experiment in this country, कि उन सभी आलोचकों के संदेह पर पानी फेर दिया जो लोग सोच रहे थे कि अगर देश के अंदर इस तरीके से सार्वभौमिक मताधिकार की शुरुआत की गई तो ये काम जोखिम भरा था। तो इस बात का जवाब दिया इंडियन पीपल्स ने। एंड द हिंदुस्तान टाइम्स क्लेम्ड दैट there is universal agreement that the Indian people have conducted themselves admirably, कि उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से, एक प्रशंसनीय तरीके से कंडक्ट किया इस इलेक्शन को, in the largest experiment in democratic election in the history of the world।
and the observer outside India were equally impressed. India's general election of 1952 became a landmark in the history of democracy all over the world. इस तरीके से 1952 का जो चुनाव था ये पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या बन गया, एक मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि इट वॉज नो लॉन्गर पॉसिबल टू आर्ग्यू। अब ये आर्ग्यूमेंट करना सही नहीं था कि दैट डेमोक्रेटिक इलेक्शन could not be held in conditions of poverty or lack of education। कि उन देशों में नहीं हो सकता जहाँ पे गरीबी है और एजुकेशन नहीं है, मतलब कि इलिटरेट लोग हैं। इट प्रूव्ड दैट डेमोक्रेसी कुड बी प्रैक्टिस्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। इसने साबित कर दिया कि डेमोक्रेसी को किसी भी देश के अंदर हम स्थापित कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डिस्कस फर्स्ट टॉपिक, सो यू आर रिक्वेस्टेड टू read it twice and thrice to understand this topic very clearly. So till then, thanks and have a nice day.